नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और साथ ही साथ बहुत ही सेंसिटिव है और वो टॉपिक है इनफर्टिलिटी इन फीमेल्स ड्यू टू ब्लॉक्ड फैलोपियन ट्यूब। और इस टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है भोपाल के फेमस इंटरवेंशनल एंड वैस्कुलर रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर कमलेश तलेसरा। Thank you so much, sir, for joining us for this discussion. Thank you, Molly. And really, this is very sensitive and important topic क्योंकि इस पर अगर समय रहते इलाज लिया जाए तो चीज़ें काफ़ी इफेक्टिव हो सकती हैं। बिल्कुल सर। तो सर, इस टॉपिक से रिलेटेड मैं अपना पहला सवाल आपसे पूछना चाहूँगी और वो ये है कि ये फैलोपियन ट्यूब का एग्जैक्टली रोल क्या रहता है, ये क्यों होता है और अगर ये ब्लॉक हो जाता है तो इससे इनफर्टिलिटी क्यों आती है? सो फैलोपियन ट्यूब वो वाइटल स्ट्रक्चर है जो यूट्रस जहाँ पे प्रेगनेंसी कंसीव होती है और ओवरी जहाँ पे एग प्रोड्यूस होता है इनको कनेक्ट करता है। सो स्पर्म यूट्रस से पास होते हुए फैलोपियन ट्यूब में जाता है और वहाँ एग से मिलता है और वो एग फर्टिलाइज होता है, वही एग आकर यूट्रस में इम्प्लांट होकर प्रेगनेंसी कंसीव होती है। सो अगर फैलोपियन ट्यूब्स काम नहीं कर रही है या ब्लॉक्ड है तो ये एग और स्पर्म का कॉम्बिनेशन नहीं हो पाता है, एग फर्टिलाइज नहीं हो पाता है और इसलिए प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पाती है। और ये कॉमन कॉज है। 25 से 30% केसेस में फैलोपियन ट्यूब पैथोलॉजीज इज द कॉज फॉर इनफर्टिलिटी। सर, तो ये ब्लॉक्ड फैलोपियन ट्यूब्स के एग्जैक्टली मुख्य कारण क्या होता है? देखिए, सबसे कॉमन कॉज है इन्फेक्शंस जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस इन द फॉर्म ऑफ गोनोरिया, क्लैमाइडिया, इस तरह के इन्फेक्शंस है जो फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज का मेजर कारण होता है। इंडियन सेटअप्स में ट्यूबरकुलोसिस एक बड़ा कारण है। इसके अलावा सर्जिकल कॉजेज हो सकते हैं कि कोई प्रीवियस सर्जरी रही है उसके कारण वहाँ पे एडेशंस हैं ट्यूब्स के आसपास जिसके कारण ट्यूबल ब्लॉकेजेस है। एक एंडोमेट्रियोसिस एक मेजर कारण है। एंडोमेट्रियोसिस के चलते ट्यूब्स अफेक्ट हो जाती हैं और कई बार ट्यूबल ब्लॉकेजेस बन जाते हैं। तो क्या ऐसे कोई सिम्टम्स हैं जिससे महिलाओं को पता लग सकता है कि उनकी फैलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेजेस हैं? देखिए, इंटरेस्टिंगली फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेजेस के इस पर सिम्टम्स नहीं होते हैं। अंडरलाइंग जो कॉजेज हैं, डिसीजेस हैं, उसकी कुछ रिलेटेड सिम्टम्स हो सकते हैं। जैसे एंडोमेट्रियोसिस में पीरियड्स के दौरान ज़्यादा पेन होना, कई बार इन्फेक्टिव कॉजेज में पेल्विक पेन बने रहना या एबनॉर्मल डिस्चार्ज होना। लेकिन कई बार फीमेल्स इन चीज़ों को भी नॉर्मल मान लेती है और वो नोट नहीं कर पाती है कि इस तरह की उनको कोई समस्या है। और ज़्यादातर केसेस में होता ये है कि कपल्स जब प्रेगनेंसी के लिए प्लान करते हैं तब उन्हें पता लगता है कि कुछ प्रॉब्लम है जिसके कारण वो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं और तब रेट्रोस्पेक्टिवली कुछ क्लिनिकल सिम्टम्स समझ में आते हैं या जांचों में पता लगता है कि प्रॉब्लम फैलोपियन ट्यूब में है। तो सर, जैसे अगर ये सिम्टम्स हमें पता लग जाते हैं तो इसके बाद हमें इस पूरी कंडीशन का डायग्नोसिस के लिए क्या करना पड़ता है? देखिए, डायग्नोसिस के लिए कॉमनली दो तरीके हैं, दोनों ही बहुत सिंपल तरीके हैं। एक है हिस्टेरोसल्पिंगोग्राफी जिसे हम HSG बोलते हैं। ये एक्सरे बेस्ड मोडालिटी है जिसमें फ्लोरोस्कोपी में हम यूट्रस के रास्ते दवाई इंजेक्ट करते हैं, डाई होती है, डाई इंजेक्ट करते हैं और उसका प्रोपोगेशन देखते हैं। अगर ट्यूब्स पेटेंट है तो वो डाई यूट्रस के रास्ते होते हुए, दोनों ट्यूब से होते हुए पेरिटोनियम में फ्रीली स्पिलेज होती है जिससे हमें पता लगता है कि ट्यूब दोनों काम कर रही है। यही चीज़ जब वो डाई पास नहीं हो पाती है तो हमें लेवल ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन पता लगता है कि कहाँ पे ब्लॉकेज है, कितना ब्लॉकेज है। यही चीज़ हम रिसेंटली आजकल बिना एक्सरे के, बिना डाई के सोनोग्राफी में कर सकते हैं। तो सोनोग्राफी में हम सोनोग्राफी कॉन्ट्रास्ट होता है, USG कॉन्ट्रास्ट होता है, सलाइन के साथ उसको पुश करते हैं और उसका स्पिलेज फैलोपियन ट्यूब्स के थ्रू हम पेरिटोनियल कैविटी में देखते हैं। तो अगर वो स्पिलेज फ्रीली हो रहा है तो ट्यूब्स पेटेंट है और अगर वो नहीं हो रहा है तो वो ब्लॉकेज है, जिससे हमें पता लग जाता है किस साइड में ब्लॉकेज है, कहाँ ब्लॉकेज है। सर, तो अगर ये डायग्नोस हो जाता है कि हमें ये कंडीशन है तो अब इसके लिए हमारे प्रेफर्ड ट्रीटमेंट क्या रहते हैं? अगर ट्रीटमेंट्स में हम बात करें तो सबसे मिनिमली इन्वेजिव पेशेंट के लिए सबसे आसान और इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑप्शन जो है वो है फैलोपियन ट्यूब रिकैनालाइजेशन। जो हम जिस तरह से HSG करते हैं वैसे ही जस्ट HSG के रास्ते हम कुछ कैथेटर्स और वायर्स लेके जाते हैं और ट्यूब्स को कैनुलेट करके, अगर वो कॉर्नुअल ब्लॉकेजेस है तो वायर से कैनुलेट करके और वो डिस्टल ब्लॉकेजेस है तो प्रेशर इंजेक्शन से हम ट्यूब्स को ओपन कर देते हैं। ये OPD प्रोसीजर्स की तरह हो जाता है और इसमें कोई किसी तरह का एनेस्थीसिया वगैरह की जरूरत नहीं लगती। सो पेशेंट्स के लिए बहुत सिंपल हो जाता है। अगर ऑक्लूजन्स जो है वो बिकॉज ऑफ आउटर पैथोलॉजीज हैं, बाहर की तरफ एडेशंस बने हुए हैं, पेल्विक पैथोलॉजीज है, उन कुछ केसेस में हो सकता है कि ये जो HSG वाला रास्ता है, जो इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिकल वे है, ये काम नहीं करे। वहाँ पर हमें सर्जिकल मेथड्स की जरूरत लग सकती है जिसमें कि एडेशन लाइसिस एक चीज़ है, ट्यूबोप्लास्टी चीज़ है। लेकिन हाँ, ये इन्वेजिव प्रोसीजर्स हो जाते हैं। ज़्यादातर केसेस में हमको पेशेंट को डीप एनेस्थीसिया किसी न किसी फॉर्म में देना होता है और लेप्रोस्कोपिक अप्रोच की ज़रूरत लग सकती है। तो यस, पेशेंट के लिए एडमिशंस की ज़रूरत लगती है एंड रिलेटेड मॉर्बिडिटी थोड़ी रह सकती है। एंड दोनों तरीके अपनाने के बाद भी अगर ट्यूब्स ओपन नहीं होती है तो
इन दैट केस इन स्पाइट ऑफ कि ट्यूब ब्लॉकेज है, लेकिन आईवीएफ वहां पर कारगर हो सकता है, जिसमें कि एक को अलग रिट्रीव कर लेते हैं, स्पर्म को अलग ले लेते हैं और दोनों को इन विट्रो बाहर, बॉडी के बाहर फर्टिलाइज करते हैं। एंड जो जाइगोट इनिशियल एम्ब्रियो जो बनता है उसको फिर फर्टिलाइज एग को या इनिशियल एम्ब्रियो बोले उसको हम सीधे यूट्राइन कैविटी में इम्प्लांट करते हैं और वहां से प्रेगनेंसी कंसीव हो सकती है। तो सर जैसे हमने अभी ये ट्रीटमेंट्स की बात की, तो इन ट्रीटमेंट्स का सक्सेस रेट कितना रहता है? तो जैसे हमने बात की इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिकल हिस्ट्रोस्कोपिक कैनुलेशन से या सर्जिकल ट्यूबोप्लास्टीज हैं, इनकी सक्सेस रेट 30 to 60% के बीच में रेंज करती है। और अगर हम आईवीएफ की बात करें तो आईवीएफ एक साइकिल में होने की संभावना 40 से 50% तक होती है। सर मेरा आखिरी सवाल ये रहेगा कि महिलाओं को ऐसी क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए कि ये फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज से बच सकें? सो देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है हाइजीन एंड इन्फेक्शन कंट्रोल। सो सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस एंड प्रिवेंटिंग पेल्विक इन्फेक्शंस। और पेल्विक इन्फेक्शन के सिम्टम्स अगर होते हैं तो इनिशियल स्टेज पे ही उसको प्रॉपरली क्योर करें ताकि उसके कॉम्प्लिकेशंस नहीं हो। थैंक यू सो मच सर कि आपने इतने इम्पोर्टेंट और सेंसिटिव टॉपिक पे हम सबको जानकारी दी। आई एम श्योर कि आज सारी महिलाएं जो ये वीडियो देख रही होंगी उनके ये डाउट्स तो काफ़ी क्लियर हो चुके होंगे। एब्सोल्युटली, मैं भी यही कहना चाहूँगा कि फेलोपियन ट्यूब्स ब्लॉकेज को लेकर झिझक नहीं करें, ये एब्सोल्युटली ट्रीटेबल कॉज है। सो समय रहते, अगर 1 साल से आप ट्राई कर रहे हैं, प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, तो समय रहते कंसल्ट करें और ये चीज़ें बहुत आसानी से ट्रीट हो सकती है और आप जैसे चाहते हैं आगे कंसीव और आगे की सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। मैं मेरे व्यूअर्स को भी थैंक यू बोलना चाहूँगी हमारी ये वीडियो पे बने रहने के लिए। और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी, तो इसको ज़रूर शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आप कमेंट्स में अपने सवाल लिख सकते हैं, हम डेफिनेटली उसको हमारे अपकमिंग वीडियोज़ में एड्रेस करेंगे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो के लिए।